गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक ग्रामर का एक छोटा चैप्टर है कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, हालांकि छोटा होता है लेकिन फिर भी कंपटीशन के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब चैप्टर है और कंपटीशन के सिलेबस में ये इंक्लूडेड होता है। मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन टैग्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस पाओगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस इसके आते रहते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑन क्वेश्चन टैग्स, द यूजेस ऑफ क्वेश्चन टैग्स। वैसे तो क्वेश्चन टैग आसान होता है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं होता, इजी होता है, बट देयर आर सम स्ट्रक्चर्स दे माइट कंफ्यूज, कि वो नए लर्नर्स को कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ता है। चलिए, राम राम बच्चों, सबको भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। हाँ चलिए, तो देखिए थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, 1-2 मिनट की। सबसे पहले हम समझा देते हैं बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। हालांकि कुछ ज्यादा बेसिक्स नहीं होते क्वेश्चन टैग्स में, बट थोड़े बहुत तो होते ही हैं। स्क्रीन रिफ्रेश कर लें भाई, जिन बच्चों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लग रहा है कि नहीं चल रहा, वो अपना स्क्रीन रिफ्रेश कर लें, सब कुछ ओके है। आ क्यों नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे? आज एप्लीकेशन पर क्लास का इवेंट नहीं दिख रहा है सर जी, तो क्या एप्लीकेशन पर आज इंग्लिश की क्लास नहीं होगी? 7:15 वाली क्लास का ना आज मैंने इवेंट बनवाया नहीं है। असल में थोड़ा सा मैं बिजी हूं, आज इवनिंग में कहीं जाना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इवेंट बनवाया नहीं। तो आज आपकी क्लास की छुट्टी हो रही है, वो 7:15 से जो होती है, कल आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, आज ऐप पर क्लास नहीं है, मुझे थोड़ा सा कहीं जरूरी काम है और जाना है, तो इसलिए मैंने आज उसका इवेंट बनवाया नहीं है ऐप पर। ठीक है, चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स की। जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं इनके बेसिक्स क्या हैं, 2 ही लाइन में बेसिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल इज डूइंग द होमवर्क। ठीक है, कमल इज डूइंग द होमवर्क, कि कमल होमवर्क कर रहा है। अब ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है, ये पूरा सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक तो ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब हम पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि हम किसी को बता रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया, कमल इज डूइंग द होमवर्क, कि कमल जो है होमवर्क कर रहा है, ये स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हम ध्यान से देखें, इसके बाद हमने एक कॉमा लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि ये लिखा गया स्टेटमेंट क्वेश्चन तो है नहीं, ये हम पूछ तो रहे नहीं है, तो हम किसी को बता रहे हैं कमल इज डूइंग द वर्क, फिर हमने क्वेश्चन मार्क क्यों यूज कर दिया। तो यहां पर जो हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया ना, वो इस स्ट्रक्चर के लिए जो हम यहां पे लिखेंगे उसके लिए यूज किया गया, और जो यहां पर हम शॉर्ट स्ट्रक्चर यूज करेंगे उसे हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। टैग का मतलब होता है किसी चीज के साथ में किसी चीज को अटैच कर देना। टैग का मतलब आप समझते ही होंगे, टैगिंग वगैरह तो बहुत कॉमन होती है, हमें लगता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे होता है ना, टैग कर दिया, इसको भी टैग कर दिया, उसको भी टैग कर दिया। टैग का मतलब अटैच कर दिया, एक तरीके से लिंक कर दिया। ठीक है, कुछ लोग इसको टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन टैग्स को कुछ लोग जो है वो टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आप टैग क्वेश्चन कहो, क्वेश्चन टैग कहो, घूम फिर के बात एक ही है। कान चाहे ऐसे सीधे पकड़ लो, चाहे अपना हाथ घुमा के पकड़ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स और टैग क्वेश्चंस एक ही बात होती है। अगर किसी बच्चों को भी कंफ्यूजन हो, कहीं पे पढ़ ले कि कहीं पे टैग क्वेश्चन लिखा था, कहीं पे क्वेश्चन टैग लिखा था, तो एक ही बात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले समझिएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के स्टेटमेंट के लास्ट में यूज किए जाते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स का यूज हम सेंटेंसेस के स्टेटमेंट्स के एंड में करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं ये भी समझ लेना है। क्वेश्चन टैग्स का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपने लिसनर से रिस्पॉन्स ले पाए। मान लीजिए किसी पर्सन ने ये बात किसी से बोली, किसी से उसने ये बात कही, किसी को उसने ये बात बताई कि कमल इज डूइंग द होमवर्क, कि कमल होमवर्क कर रहा है। अब ये तो उसने बता दिया, अब वो अपने लिसनर से इस स्टेटमेंट को लेकर रिस्पॉन्स चाहता है। ठीक है, कि उसका जो लिसनर है वो इसको रिस्पॉन्ड करे कि उसने ये जो बात बताई है इसको लेकर उसका अपना ओपिनियन क्या है, वो खुद क्या मतलब इस बात से एग्री करता है या नहीं करता, मतलब उसका अपना ओपिनियन क्या है। तो जो हमारा लिसनर होता है उसका ओपिनियन जानने के लिए हम अपने स्टेटमेंट के बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन टैग कर देते हैं। स्टेटमेंट के साथ में क्या करते हैं, स्टेटमेंट के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन टैग कर देते हैं। सर जी अपना डिस्क्रिप्शन वाली क्लास नहीं ली 1 से 2, क्या इंसान हो, 1 से 2 की क्लास हो गई बेटा, आज से स्टार्ट हो गई ऐप पर।
मैं देखिए एक ही गाना आप मुझसे रोज रोज सुनना चाहोगे तो मैं सुना नहीं पाऊंगा, मैं ऊब जाता हूं एक ही गाना रोज रोज सुना के। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फाउंडेशन बैच ऐप पर आज से स्टार्ट हो गया, जैसा कि मैंने कहा भी था कि डेमो केवल यूट्यूब पे होने थे, क्लास ऐप पर ही होगी, जो आज से स्टार्ट हो गई है। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कल सेकंड क्लास होगी, आज जो पढ़ाया उसकी कल प्रैक्टिस होगी। तो इनकेस अगर आज की क्लास आप मिस कर भी गए हो तो उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज जो पढ़ाया उसका कल प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ऐप पर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी क्लास 1 PM to 2 PM आफ्टरनून में होती है ऐप पर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फाउंडेशन बैच। आई ज्वाइन दैट। चलो, ज्यादातर बच्चों ने ज्वाइन कर ही लिया होगा, फिलहाल में जिन्होंने नहीं किया वो भी अपने से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनको स्टेटमेंट के एंड में टैग कर दिया जाता है स्टेटमेंट के साथ में। इसलिए टैग कर दिया जाता है जिससे कि जो स्पीकर है वो लिसनर का ओपिनियन उस स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या है वो जानता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? अ क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन। अ क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन which is tagged at the end of a statement to get the response from the listener। जो हमने स्टेटमेंट कहा, बोला, बताया है, तो हमारा जो लिसनर है उसका उस स्टेटमेंट को लेकर क्या रिस्पॉन्स है ये जानने के लिए हम स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन टैग कर देते हैं, जिसको हम टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक, खैर अब देखो बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स ये होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एक बात, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये मैं ओरली बता देता हूं, कुछ मैं खास नहीं है कि मैं लिखूं या तुम लिखो, ये बात ऐसे हमें दिमाग में याद रह जाएगी। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है, दिमाग में आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्यों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव क्यों लिखें, या स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव क्यों लिखें, हम दोनों को नेगेटिव है दोनों को पॉजिटिव क्यों ना लिख दें, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव लिख दें और उसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव लिख दें, स्टेटमेंट भी नेगेटिव लिख दें, क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव लिख दें। ये एक मतलब क्वेश्चन है और एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है, कोई भी इसको पूछ सकता है, किसी के भी दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि भाई स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही क्यों लिखें। तो देखिए मैं आपको बताता हूं होता क्या। ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे जो हमारा लिसनर है उसको एक फेयर स्कोप मिले, एक फेयर चांस मिले अपनी बात कहने का। उसको ये ना फील हो कि हम अपनी हमें हाउस से मिलवाना चाहते हैं एंड वी आर बीइंग बॉसी। बॉसी का मतलब समझते हो कि दूसरे से अपनी मर्जी का करवाना है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम स्टेटमेंट पॉजिटिव बोलते हैं तो हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव पूछते हैं। नेगेटिव पूछने का मतलब ये होता है कि हम एक फेयर चांस देना चाहते हैं अपने लिसनर को कि वो उस स्टेटमेंट को लेकर अपना ओपिनियन दे, मतलब उसको ऐसा ना लगे कि हम उससे अपनी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज आस्क अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग विद अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द सेम हैपेंस विद द नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव पूछ लेंगे। तो ऐसा केवल इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा जो लिसनर है उसको ऐसा ना फील हो कि हम अपनी हाँ में हाँ उससे मिलवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम उसको फेयर चांस देने के लिए, जिससे कि वो बिना डर के या बिना किसी दबाव के, मतलब उसको ये ना फील हो कि वी आर प्रेशराइजिंग हिम, हम उसको फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, दो बेसिक्स हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, जो आप क्वेश्चन टैग लिखते हो उस क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मेन वर्ब्स नहीं यूज होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वही उसी टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है जो टेंस हमारे स्टेटमेंट का होता है। अब जैसे इस टेंस, इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज डूइंग, तो हम यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, जो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है वही क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन टैग में केवल प्रोनाउन यूज होगा, मतलब क्वेश्चन टैग में आपको नाउन को एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज करना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमल इज डूइंग द होमवर्क एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा, इज हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव में लिखोगे इजंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो कमल है वो हमारा नाउन है, जब हम उसको क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बनाएंगे तो कमल नाउन का जो प्रोनाउन है वो यूज किया जाएगा, तो ये आंसर हो गया ही, इजंट ही। तो ये जो है ना क्वेश्चन टैग के छोटे छोटे बेसिक्स हैं कि भाई क्वेश्चन टैग क्या होता है। एक मिनी क्वेश्चन होता है जो एट द स्टेटमेंट टैग कर दिया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, अपने लिसनर से रिस्पॉन्स लेने के लिए, जो हमने बताया अपने लिसनर को, हम चाहते हैं कि हमारा लिसनर उस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करे तो उससे रिस्पॉन्स लेने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक्स क्या है, बेसिक्स बस इतने हैं कि क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मतलब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो स्टेटमेंट के टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक बात,
क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन यूज करते हैं, नाउन्स नहीं यूज करते हैं, भले हमारा स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नाउन हो। ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। डन। चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। और भी छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, वो मैं आपको ऑन द स्पॉट विद एग्जांपल समझाता रहूंगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन टैग बनाते रहना और बस हम आगे भागते रहेंगे। मतलब भागने का मतलब समझाता रहूंगा, लेकिन जल्दी जल्दी से बताते रहना। पूरा कोर्स होगा, सी मस्ट हैव डन द वर्क, मस्ट नॉट सी, सर इज इट करेक्ट, अभी बेटा आ रहे हैं। चलो अब जल्दी से आंसर बताओ बेटा, टाइम इधर उधर की बातों में मत करो। सर ऐप पर कहां पर मिलेगा कोर्स? चलो ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में मुझसे क्वेश्चन पूछना। अभी तो तुम इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग लिखो। माय अंकल हैज बॉट अ न्यू बंगला। स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से, मतलब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा है यू शुड स्टार्ट द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। सर जी ऐप पर कहां पर मिलेगा? बेटा एक बार अपने आप देख लेना, नहीं तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें ऐप पर कैसे मिलेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि आई हैव गॉट एन आईफोन, मेरे पास खुद आईफोन है और इस फोन में ही मतलब ऐप नहीं है। ठीक है, हालांकि दो आई हैव गॉट अनदर फोन, मेरे पास एक दूसरा फोन भी है उसमें है। ठीक है, बट अभी मैं देख के आपको बता नहीं सकता, क्लास चल रही है तो बीच में ये काम नहीं हो सकता। चलो देखो बच्चों ने आंसर क्या बताया, माय अंकल हैज बॉट अ न्यू बंगलो। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज है, मेन वर्ब बॉट है। तो हैज हेल्पिंग वर्ब को जब हम यूज करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, हैजंट। ठीक है, माय अंकल सब्जेक्ट है, माय अंकल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ जाएगा ही, तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया हैजंट ही। सारे बच्चों का सही मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट, यू शुड स्टार्ट द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब शुड है। मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, शुडंट यू। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया शुडंट यू। यू शुड स्टार्ट द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, शुडंट यू। ठीक है, माय अंकल हैज बॉट अ न्यू बंगलो, हैजंट ही। तो कुल मिला के ये तो देखो सिंपल था, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है मैनी पीपल बिलीव दैट कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब समझते क्या बच्चों? कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुझे आज क्लास नहीं मिल पाई? बेटा ये मैं बातें करूंगा बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के एंड में करूंगा, अभी मुझसे ये बातें मत करो, अभी तो पूरा फोकस लाओ पढ़ाई पे। मैनी पीपल बिलीव दैट कॉक एंड बुल स्टोरी। अब हमने कहा कि बहुत से लोग उस कॉक एंड बुल स्टोरी को बिलीव भी करते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है, हाँ इजी चैप्टर है बिल्कुल बेटा, बट हमारे सिलेबस में इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फैब्रिकेटेड स्टोरी, अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, अ मेड अप स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी, जो सच ना हो। तो हमने लिखा मैनी पीपल बिलीव दैट कॉक एंड बुल स्टोरी, कि बहुत से लोग उस कॉक एंड बुल स्टोरी को बिलीव करते हैं। तो अब देखो यहां पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लिखी, इससे पहले वाले में हेल्पिंग वर्ड लिखी थी, हैज लिखी थी और क्या नाम आपकी, शुड लिखी थी। बट इन दोनों स्टेटमेंट्स में तुम देखोगे ना तो केवल वर्ब लिखी है, हेल्पिंग वर्ड नहीं लिखी। लेकिन हमने तो पढ़ा कि क्वेश्चन टैग में हमें हेल्पिंग वर्ड लिखनी, वर्ब तो लिखनी नहीं भाई। क्वेश्चन टैग में तो हेल्पिंग वर्ड यूज होती है, वर्ब तो यूज नहीं होती। ठीक है, तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर आपको कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना लिखी हो, सपोज आपको कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी ही ना हो, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में कहां से लाओगे, सोचने वाली बात है। तो मैं यहां पे आपको दो की पॉइंट्स बताता हूं जो अगर ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता कभी कंफ्यूजन होगा। वैसे भी तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि तुम लोग जो आंसर बता रहे हो वो लगभग सही है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर कभी किसी स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ना लिखी हो तो जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड यूज करनी पड़ेंगी। डू, डज या डिड यूज करनी पड़ेंगी। अब या तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, या डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, या डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे डू, डज या डिड? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो होता क्या है। हमें पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम डू, डज, डिड का यूज नहीं करते। डू, डज, डिड ये हेल्पिंग वर्ब हमें तब यूज करनी पड़ती है जब स्टेटमेंट हमारे या तो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, या हमने नॉट का यूज नेगेशन के लिए नहीं किया है, तो हम डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं करते। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिले जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना लिखी हो,
ठीक है, तो वो या तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हो, तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो डू, डज या डिड में से किसी एक को यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे डिसाइड करोगे डू, डज या डिड, तो उसके लिए आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू हेल्पिंग वर्ब है। और थोड़ा सा फिलहाल में मैं और आसान कर सकता हूं उस मामले को, तो तुम्हारे लिए कर देता हूं। मान लो अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब डू है, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वाली लिखी है, ठीक है, तो डज है हेल्पिंग वर्ब, और अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है तो डिड हेल्पिंग वर्ब। अब तो आसान हो गया। ठीक, तो देखो ये जो हमने बिलीव लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती हैं। पीपल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू आएगी, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डोंट दे। स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, डोंट दे। नेक्स्ट में हमने लिखा द ओल्ड वुमेन कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। अच्छा, मुझे लगता है आप में से ज्यादातर बच्चे ये बात जानते होंगे, मैथ में से ज्यादातर बच्चे ये बात जानते होंगे कि जो, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था, आप में से ज्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जो कट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों होती है। ठीक है, अभी जो कट है, कट ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, अब हमने यहां पर केवल कट वर्ब लिखी और तो कुछ लिखा नहीं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या वहां पर यूज करेंगे। तो देखिए बहुत आसान है, ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती। मैं पहले भी बात आप लोगों को समझा चुका हूं और एक बार फिर से बता देता हूं कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होते हैं। किसी भी वर्ब को अगर हम मेन वर्ब के तरीके से यूज करें तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती है। ठीक है, तो ये कट थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर थर्ड फॉर्म होती तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, ये या तो सेकेंड फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसको कट्स लिखना पड़ता है। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब लिखोगे फर्स्ट फॉर्म में तो सिंगुलर फॉर्म लिखनी पड़ेगी कट्स, तो हमने यहाँ पे कट लिख रखा, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है नहीं, थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म का मतलब देखो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको क्वेश्चन टैग में करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डिडंट शी। ओल्ड वुमेन है ना, तो वुमेन के अकॉर्डिंग शी प्रोनाउन आ जाएगा, तो हम लिख देंगे द ओल्ड वुमेन कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, डिडंट सी, डिडंट सी। ठीक है, यहां तक क्लियर? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ तो मत, नहीं ठीक है, ठीक है। सब कुछ अभी पूछ लोगे क्या, बात के लिए कुछ बचा के नहीं रखोगे? सर आज आपकी ऐप पर क्लास नहीं है क्या एसएससी बैच में? सर आज आपकी ऐप पर क्लास नहीं है क्या एसएससी बैच में? डबल डबल बोलते क्या बेटा? टुडे आई एम बिजी। आज आपकी क्लास लेने के बाद में कहीं पर मेरा मतलब कोई एंगेजमेंट है, सोशल कमिटमेंट काइंड ऑफ, ठीक है, तो मैं इसलिए क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो आज का मैंने इवेंट नहीं बनवाया था। आंसर बताओ, आंसर बताइए। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू, आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन। हाँ, अभी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ना, इनके भी क्वेश्चन टैग्स बनाइए। इन दोनों स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन टैग हमें बनाने हैं। वाह भाई, बच्चे होता है ऐसे। अब देखो ये जो हमने लिखा आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू, सिंपल है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी वहां पर। अच्छा, आई एम नॉट ट्राइंग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एम हेल्पिंग वर्ब है यही वहां पर यूज हो जाएगी। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, एम आई। तो ये हो गया एम आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनी ऑफ यू, एम आई। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हो गया एम आई। अब आ जाते हैं जरा सेकंड में। सेकंड में देखो हमने लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन, कि मैं कुछ बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसका एक बार क्वेश्चन टैग कमेंट करो, डेडिकेटेड इसका, बाकी भूल जाओ सब। बी ऑप्शन जो है ना, इसका एक बार क्वेश्चन टैग सारे बच्चे कमेंट करें। बी स्टेटमेंट जो है ना बच्चे, एक बार इसका क्वेश्चन टैग कमेंट करो, आई एम लुकिंग फॉर सम बेटर ऑप्शन।
एंट, वैसे मैं कहूंगा एंट मत यूज किया करो। एंट जो वर्ड होता है ना स्लैंज वर्ड होता है, ये अभी मैं एक आप छोटी सी बात समझाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा। एंट स्लैंज वर्ड होता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में कोई वर्ड होता नहीं है। आरंट मतलब इससे एक चीज पता चलती है कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, है ऐसा लगता है। इससे ये साबित होता है कि भाई बच्चे हमारे जो है वो पढ़े लिखे हैं। चल देखो एक छोटा सा मैं पॉइंट बता देता हूं, आंसर तुम लोगों के सही है, आंसर्स जो तुम लोग दे रहे हो, ठीक है। मैंने अभी तक तो एंट को छोड़कर बाकी तो कुछ गलत देखा नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। बस एंट एक गलत देखा है। एंट वेंट मत यूज क्या करो बेटा, दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती है, वो स्पोकन की लैंग्वेज होती है, आप यूं कह सकते हो दैट इज अ काइंड ऑफ डायलेक्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन टैग हो गया आरंट आई। अब यहां पे जो आरंट आई है ना, ये कुछ बच्चों को डिस्टर्ब कर सकता है, बट अच्छी बात है कि हमारे सारे बच्चों ने आंसर सही बताया। वो क्यों उन्होंने बताया वो एक अलग बात है, बट आंसर सबका सही है, ठीक है। देखो मैं एक छोटा सा यहां पे एक छोटी सी बात समझा देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा जैसे कमल में हेल्प, या हेल्प छोड़ो, कमल में सॉल्व दिस पजल। एक छोटा सा काम कर दो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट है ना इसका क्वेश्चन टैग बना दो, कमल में सॉल्व दिस पजल। कमल में सॉल्व दिस पजल, ये एक स्टेटमेंट हो गया, और हमें इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग लिखना है। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो जो समझाना है उसके लिए माहौल बन रहा है अभी। जल्दी से कमल में सॉल्व दिस पजल, क्वेश्चन टैग लिखना है इसका हमें। मैं आई नहीं, इसमें तो मैं आई नहीं आएगा बेटा, सब्जेक्ट कमल है, सब्जेक्ट कमल है तो कमल के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करो। आई तो नहीं आएगा, कमल थर्ड पर्सन है। सर जी जितना आप रैंकर्स बैच में पढ़ा रहे हैं उतना से काम चल जाएगा, या कोई अदर बुक भी पढ़ना पड़ेगा? देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो पढ़ना, उतना टाइम है, उतना मन है पढ़ने का, तो मैं रोकता नहीं किसी को पढ़ने से, ठीक है। मैं कभी किसी से लगभग ये नहीं कहता, ऑनलाइन में तो कोई सवाल ही नहीं उठता मैं किसी से ऐसा कहूं, मैं कभी नहीं कहता, ठीक है। मैं कभी किसी से नहीं कहता कि नहीं कुछ और मत पढ़ो, नहीं कुछ और मत करो, जो मैं बता रहा हूं बस इतना ही पढ़ो, जितना मैं बता रहा हूं इतना ही सुनो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय, मैं वो नहीं हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ भी पढ़ने का मन है, सीखने का मन है, जरूर पढ़ो, जरूर सीखो। अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उतना टाइम अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उतना हार्ड वर्क अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उतने एफर्ट्स अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, और आपको पढ़ने का मन है, ठीक है। सो आई एम नॉट अ लिमिट, मैं कोई लिमिट थोड़ी हूं कि मेरे से आगे कुछ है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ नया सीखने समझने का मन है और आप सीख समझ सकते हो, उतना टाइम निकाल सकते हो, उतने एफर्ट्स कर सकते हो, तो जरूर पढ़ो, ठीक है। मैं कभी किसी से जो पढ़ना सीखना चाहता हूं कभी नहीं कह सकता कि नहीं मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ो, मैं जो बताता हूं वही देखो, मेरा ही वीडियो देखो, मैं जो दे रहा हूं कंटेंट यही प्रैक्टिस करो। मैं कभी किसी से नहीं कहता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं तुमसे भी नहीं कहूंगा, ठीक है। हाँ मैं तुमसे भी ये बात नहीं कहूंगा कि तुम भी मत पढ़ो। तो अगर तुम्हें पढ़ने का मन है, सीखने का मन है, और ज्यादा पढ़ने का तुम टाइम निकाल सकते हो और ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हो, ठीक है, मतलब सर्कमस्टांसेस तुम्हें अलाउ करते हैं, तो जरूर करो। मैं तो कहूंगा जरूर करो, दूसरी किताबें जरूर पढ़ो, दूसरे वीडियोस जरूर देखो, दूसरे लेक्चर जरूर देखो, जरूर देखो। लेकिन अगर मान लो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो चुपचाप पढ़ते रहो, फिर मतलब कमेंट ही ना करो सीधे, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका स्टेटमेंट जो है ना, हालांकि मैंने बीच में देखा काफी बच्चों का जो आंसर था वो सही था, काफी बच्चों ने आंसर इसका सही किया, कुछ ने गड़बड़ भी कर ली। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले तो इसका क्वेश्चन टैग बता देता हूं क्या है। इसका क्वेश्चन टैग है कैंट, कैंट ही, ठीक है। मेंट ही इसका क्वेश्चन टैग नहीं होता, इसका क्वेश्चन टैग कैंट ही होता है, ठीक है। कुछ बच्चे रहेंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा भाई कैंट क्यों लिख दिया, यहाँ तो मैं लिखा था, मेंट लिखना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि सीधे चल रास्ते पे चलने वाले अपने बच्चे होते हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं, नाक की सीध में, ठीक है। तो एक्चुअली ये होता क्या, मैं आपको बताऊं कि जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ही मे डू इट,
ठीक है। और जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं ही मे नॉट डू इट, तो आप ध्यान से देखो इन दोनों का मीनिंग सेम है, अलग अलग नहीं है। अगर हम ये लिख रहे हैं ना ही मे डू इट और हम लिख रहे हैं ही मे नॉट डू इट, तो ध्यान से देखो ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, इन सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग नहीं है। अगर मान लो कोई पर्सन ये कह रहा है कि ही मे डू इट, तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो ऐसा करे, मतलब ही मे डू इट का मतलब यही हुआ कि ऐसी पॉसिबिलिटी कि उस काम को कर दे। तो अगर काम को करने की पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी में नहीं करने की भी तो हो गई। ही मे डू इट का मतलब ये भी तो हो गया ही मे नॉट, हो सकता है ना भी कर पाए, ठीक है, क्योंकि ये सर्टेनिटी तो है नहीं। अगर ये सिचुएशन सर्टेन होती तो हमें मे लिखना नहीं पड़ता, और अगर हम मे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन हम गेस कर रहे हैं, तो अगर हम ये गेस कर रहे हैं तो जिसका ऑपोजिट है वो भी पॉसिबल है, ठीक। फिर हमने लिखा ही मे नॉट डू इट, हो सकता है वो ऐसा ना कर पाए, तो अगर हम ये कह रहे हैं हो सकता है वो ऐसा ना कर पाए, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि हो सकता है वो ऐसा कर ही दे, यही हुआ। अब देखो होता क्या है, जब आप मे लिखते हो तो मे नॉट अंडरस्टूड हो जाता है, जब आप मे नॉट लिखते हो तो मे अंडरस्टूड हो जाता है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनका मीनिंग एक ही है, इनके मीनिंग अलग अलग नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ही मे डू इट और ही मे नॉट डू इट इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, तो नहीं, इनके मीनिंग अलग अलग नहीं है, इनका मीनिंग हमेशा सेम होता है। और ये बात ध्यान रखना, मे इक्वल्स मे नॉट, मे इक्वल्स मे नॉट, मे और मे नॉट के मीनिंग अलग नहीं होते, सेम होते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना। अगर आप कह रहे हो ही मे डू इट तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, तो अगर ये काम होने की पॉसिबिलिटी तो काम नहीं होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। अगर हम लिखते हैं ही मे नॉट डू इट तो इसका मतलब हम ये बता रहे हैं कि काम के नहीं होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर काम के नहीं होने की पॉसिबिलिटी तो इसका मतलब साथ ही साथ में काम के होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। अब मीनिंग सेम होता है, मैंने आपसे कहा कि जब हम क्वेश्चन टैग लिखते हैं तो स्टेटमेंट से ऑपोजिट होता है। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगा ना तो स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग का होना चाहिए, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग का है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव मीनिंग का होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे मे लिखा और आप मे नॉट लिख दोगे तो ये मीनिंग वेरी नहीं करेंगे, मीनिंग सेम रहेंगे, ये मीनिंग सेम रहेंगे, मीनिंग वेरी नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे कैंट लिख देते हैं। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि मे और मे नॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही होते हैं, उनके मीनिंग ऑपोजिट नहीं होते हैं। ऑपोजिट मीनिंग पता है किसका होता है? ऑपोजिट मीनिंग मे और कैन नॉट का होता है, इनके मीनिंग ऑपोजिट होते हैं। मे का मतलब हो सकता है, कैन नॉट का मतलब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम मेंट नहीं लिखते, हम कैंट लिखते हैं। ये सारे बच्चों को बात ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपनी मेन बात पे। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि इंग्लिश में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो एक्चुअली यूज नहीं होते, मतलब होते नहीं है। जैसे मेंट है, ये नहीं यूज होता, ठीक है, जरूरत नहीं होती ना, मे इसी का मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। एक बच्चा जो भी लिख रहा था एंट, ये नहीं यूज होता। एक बड़ा कॉमन वर्ड होता है, लोग अक्सर बोलचाल में यूज करते हैं, यू आर ए चीटर, बोलते हैं ना किसी से यू आर ए चीटर, तो एक्चुअली चीटर भी नहीं होता। ये जो चीट वर्ड है ना, चीट नाउन और वर्ब दोनों ही होता है, ठीक है। चीट क्या होता है? नाउन भी होता है, चीट वर्ब भी होता है। तो चीटर कोई वर्ड होता नहीं, बट तुमने सुना होगा, लोगों को बोलते सुनते हुए सुना होगा, लोग बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। या जैसे हमने वर्ड लिखा यहाँ पे फास्टली, नहीं, वो फास्टली नहीं होता है, देयर इज नो सच वर्ड एज फास्टली। फास्टली भी कोई वर्ड लैंग्वेज में होता नहीं है, इट इज ओनली फास्ट। फास्ट इज बोथ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब, मतलब फास्ट एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों ही होता है, बट देयर इज नो सच वर्ड एज फास्टली। फास्टली भी कोई वर्ड होता नहीं है। एक बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है बाउंडेशन, ठीक है, देयर इज नो बाउंडेशन, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज नो वर्ड इन इंग्लिश, बाउंडेशन भी नहीं होता, ठीक है। बाउंड्री होता है, लिमिटेशन होता है, रेस्ट्रिक्शंस होता है, ठीक है, बट बाउंडेशन कोई वर्ड होता नहीं है। बट आपने सुना होगा, हमने भी सुना है, लोग बोलचाल में यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक। अभी जो मैं आपको बता रहा था एमेंट, ये भी लैंग्वेज में नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो लैंग्वेज में एक्चुअली स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं होते हैं, मतलब स्लैंग लैंग्वेज वगैरह में लोग इन्हें यूज करते होंगे, बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स होते नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हम एमेंट नहीं लिखते हैं, जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है और हमें क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव लिखना पड़ता है एमेंट, तो हम एमेंट नहीं लिखते हैं। उसके पीछे वजह यही होती है कि देयर इज नो सच एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश में ऐसा एक्सप्रेशन होता नहीं है, ठीक है। चलो अब होता क्या, एमेंट होता नहीं है, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बी की फर्स्ट फॉर्म 3 होती है, एक इज होती है, हालांकि 4 होती है, बी खुद भी होती है, बट बेस फॉर्म एक इज हो गई, एक एम हो गई, एक आर हो गई, ठीक है। तो अब हम एमेंट लिख नहीं सकते क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसा कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बचे दो, या तो हम इजंट लिखें या हम आरंट लिखें, ठीक। अच्छा, इस ये जो है ये सबको पता होगा, ये थर्ड पर्सन के वर्ब होते हैं। देखो जितने भी सिंगुलर वर्ब होते हैं, जैसे हमने वर्ब यहाँ पे लिखी गोज, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं कि गोज एक सिंगुलर वर्ब है,
यही पढ़ते हैं कि गोज इज अ सिंगुलर वर्ब, लेकिन मैं आपको बताऊं गोज जो वर्ब है ये सिंगुलर तो छोड़ो, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर वर्ब है, इसको हमें कहना चाहिए सिंगुलर वर्ब इन थर्ड पर्सन। तो सारे बच्चों को ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी वर्ब्स सिंगुलर होती हैं, जैसे गोज है, ठीक है, ईट्स है, प्लेज है, टीचर्स है, ये तो खैर तुम लोग जानते ही होगे, ठीक है। तो गोज है, ईट्स है, प्लेज है, टीचर्स है, ये जो भी वर्ब्स होती हैं सिंगुलर, ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन की वर्ब्स होती हैं। थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये उनकी वर्ब होते हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होती हैं। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब इज हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इज किसके साथ यूज होगी? जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन होता है, उसके साथ में फिर इज यूज नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता आ रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। खैर कुल मिला के कहानी मैंने तुम्हें ऐसे सुना दी, इससे कुछ तुम्हें नया सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला, तो अच्छी बात है। नहीं सीखने, समझने, जानने को मिला, ठीक है, तो पता तो तुम्हें था ही कि इसका आंसर क्या है, बट हमने सोची थोड़ी कोशिश की, चलो बच्चे भी हमारे जान जाएंगे ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है आर एंड आई, इसका आंसर है एम आई, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा ए और बी, दे हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन दिस स्टेटमेंट। एक मिनट बेटा, चलो अब हमने लिखा दे हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा आवर फ्रेंड सेल्डम कॉल एट आवर ऑफिस नाउअडेज। बेटा क्वेश्चन टैग बनाओ जल्दी से, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सारे बच्चे जल्दी से इनके क्वेश्चन टैग बताएंगे। हैवंट दे, हैवंट दे, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था। हैवंट दे, हाँ चलो बढ़िया। अब देखो यहां पर एक बात समझना छोटे से, हमने लिखा दे हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस। ये जो फ्यू वर्ड है ना, ये फ्यू डिटर्मिनर होता है, और इसको हम डिटर्मिनर्स में पढ़ चुके हैं। रैंकर्स बैच में जब हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे फ्यू है और लिटिल है, इन दोनों का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, यही होता है, और ये नेगेटिव होते हैं। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में फ्यू लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन एक पॉजिटिव बनेगा, ध्यान रखना। फिर यहां पे हमने लिखा सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। देखो फ्यू का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट नथिंग, इसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट नथिंग। सेल्डम का मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट नेवर। तो ये जो फ्यू और सेल्डम है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके मतलब ये दोनों ही वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। तो अगर किसी स्टेटमेंट में फ्यू लिखा हुआ है या सेल्डम लिखा हुआ है या लिटिल लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट आपका नेगेटिव हो गया। अगर वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। दे हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस को जब आप बनाओगे, क्वेश्चन टैग बनाओगे, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा हैव दे। आवर फ्रेंड सेल्डम कॉल एट आवर ऑफिस नाउअडेज, डू दे। ठीक है, तो पहले का बनेगा हैव दे, दूसरे का बनेगा डू दे। अब जैसे ये दो वर्ड है ना, मैं कुछ और भी वर्ड्स बता देता हूं, तुम लोग ध्यान रखना। फ्यू, लिटिल, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है। और बाकी कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं वो तुम लोग जानते ही होंगे, जैसे नेवर, नथिंग, नोबडी, एटसेट्रा। तो अगर ये वर्ड्स कभी भी सेंटेंस में लिखे हों तो वो स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव होता है, उसका क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना। अब इनमें से ज्यादातर वर्ड्स तो ऐसे हैं जो देखने में पता चल जाते हैं कि भाई नेगेटिव है, नोबडी है, नथिंग है, नेवर है, ये पता चल जाते हैं नेगेटिव है। स्कैर्सली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। ये फ्यू लिटिल सब हमने डिटर्मिनर में पढ़ रखे हैं। अगर ये किसी भी स्टेटमेंट में लिखे गए तो वो स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग का है, उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नन भी होता है, नन तो पता ही चल जाता है नेगेटिव है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, नन ऑफ यू कैन लीव विदाउट परमिशन। अब हमने कहा कि तुम में से कोई भी बिना परमिशन के नहीं जा सकता, ए और बी। चल, सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन एंड नन ऑफ यू कैन लीव विदाउट परमिशन। क्वेश्चन टैग्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, बच्चों जल्दी से इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन टैग बताना। तो चल जल्दी से, सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, नन ऑफ यू कैन लीव विदाउट परमिशन। सर का 95% कॉन्सेप्ट मेरी बुक से मैच करता है। कौन सी बुक पढ़ता है बेटा तू? है, हमें तो नहीं लगता कि हमारा मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो, कौन सी बुक से पढ़ते हो पता नहीं, मेंट नहीं हुआ मैच। चलो कोई नहीं, तो अब यहां तो सीखे बेटा। अब देखो सारे बच्चे एक बात समझेंगे, ये जो पार्ट को रेफर करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने सम ऑफ देम लिखा, नन ऑफ देम लिखा, ठीक है, या यहां पे कुछ भी लिख दें। कुछ भी का मतलब मान लो हम लिख दें ऑल ऑफ देम, या हम लिख दें मोस्ट ऑफ देम, या हम लिख दें ईच ऑफ देम, ठीक है, या हम लिख दें नन तो लिखे हुआ है, या हम लिख दें हाफ ऑफ देम, ठीक है, या हम कुछ भी लिख दें। ये ध्यान रखना। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं जो पार्ट्स को रेफर करते हैं किसी टोटल के, सारे बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोनाउंस होते हैं जो पार्ट्स को रेफर करते हैं किसी भी चीज के, जैसे नन ऑफ देम हो गया, ऑल ऑफ देम हो गया, मोस्ट ऑफ देम हो गया, सम ऑफ देम हो गया, वन ऑफ देम हो गया, नन ऑफ देम हो गया, कुछ भी लिख दो इस तरीके से, ठीक है। इनके केस में होता क्या है कि जो हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वो सब्जेक्ट इस टोटल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। जैसे ये यू जो है ना, ये टोटल है, यहां पे जो देम है ये टोटल है, ठीक है। अब टोटल के एक पार्ट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, टोटल के एक पार्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो आप क्वेश्चन टैग यूज करोगे, उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो उस पार्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्ट इंडेफिनिट होता है। सम ऑफ देम में सम जो है वो डेफिनिट नहीं है, ठीक है। एनी ऑफ देम में एनी जो है वो डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट क्या है? देम। डेफिनिट क्या है? यू। तो इन सिचुएशंस में जो हम क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज करेंगे वो इस सम, नन, ऑलमोस्ट इनके अकॉर्डिंग नहीं यूज होगा, वो इस यू के अकॉर्डिंग और इस दम के अकॉर्डिंग यूज होगा। बस ये ध्यान रखना है। तो हमने लिखा सम ऑफ देम आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, आर एंड दे, ठीक है। नन ऑफ यू कैन लीव विदाउट परमिशन, स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, कैन यू। तो बस ये ध्यान रखें, अगर कभी नन ऑफ यू लिखा हो, ऑल ऑफ यू लिखा हो, मोस्ट ऑफ यू लिखा हो, सम ऑफ यू लिखा हो, ठीक है, तो उस केस में जो क्वेश्चन टैग है वो टोटल का जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आएगा। पार्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट ऐसे केसेस में इंडेफिनिट होता है, जो डेफिनिट होता है वो टोटल होता है। तो हम जो सब्जेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में वो टोटल के अकॉर्डिंग यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे यू है, यू के अकॉर्डिंग यू आ गया, यहाँ पर देम है, देम के अकॉर्डिंग दे आ गया। एक क्वेश्चन मैं अपने पास है तुम लोगों से पूछता हूं, ठीक है, ए बी सी हो गया, सी लिख देता हूं। all of us will go there। चलो क्वेश्चन टैग, all of us will go there। देखो of them हो गया, of you हो गया, हमने of us भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो all of us will go there, क्वेश्चन टैग, जल्दी से आंसर बता दो बेटा लोग। जल्दी से, हाँ जल्दी से। अब देखो यहां पे जैसे हमने ऑल ऑफ अस लिखा, अब हम ऑल ऑफ अस लिखें, वन ऑफ अस लिखें, नन ऑफ अस लिखें, सम ऑफ अस लिखें, मोस्ट ऑफ अस लिखें, एनी ऑफ अस लिखें, ईच ऑफ अस लिखें, ईदर ऑफ अस लिखें, नीदर ऑफ अस लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यूज करेंगे वो अस के अकॉर्डिंग यूज होगा, अस के अकॉर्डिंग भी यूज होगा। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है वो वांट होती है, तो आंसर हो जाएगा वांट बी। ऑल ऑफ अस विल गो देयर, वांट बी, ठीक। तो ये छोटा सा पॉइंट है और उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। अब हमने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट डू द होमवर्क, मतलब एक स्टूडेंट ने काम नहीं किया, चलो बढ़िया। वन शुड फील प्राउड ऑफ वंस पेरेंट्स। कुछ बच्चे अपनी अलग राह बनाते हैं,
वो एक अलग डगर पे चलते हैं। मतलब दुनिया पूरी इस रास्ते जा रही है ना, पूरी दुनिया अगर पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है, तो वो पश्चिम की तरफ निकलेंगे, अपना रास्ता बनाएंगे पश्चिम की तरफ, ठीक है। एडवेंचर करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। ये बनी बनाई लीक पर नहीं चलते, दे टेक द रोड लेस ट्रोडन, मतलब वो उस रास्ते को चुनते हैं जिसको लोग नहीं चुनते, ठीक है। मतलब दूसरे शब्दों में हमारे गांव देहात की एक कहावत होती है, पता नहीं आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, कि अपना 1.5 चावल अलग पकाना। मतलब उनके पास 1.5 चावल होता है, लेकिन वो पकाएंगे अलग, सबके साथ मिला के नहीं पकाते, ठीक है। 1.5 चावल की अपनी अलग व्यवस्था करेंगे, अपनी अलग से हांडी लाएंगे और अपना आग जलाएंगे, पानी लाएंगे, और 1.5 चावल के लिए अलग से एफर्ट करेंगे पकाने के लिए, सबके साथ नहीं पकाते, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे मैं यहां पर देखता हूं अपने पास भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग बनेगा उसका ऑल ऑफ अस विल गो देयर का वॉन्ट वी, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का वुडंट आई, सेंट आई, कुडंट आई। अरे भैया तुम सीधे रास्ते नहीं चल सकते। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सीधे रास्ते ही चलो, अपना रास्ता भी खुद का बनाना अच्छा होता है, लेकिन जब कंफर्म हो कि ये रास्ता सही है तब क्यों अपना बनाओगे? इतना एडवेंचर करने की क्या जरूरत है? लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं। बालक बानर एक स्वभाव, जहां जाए तहां करें उपाव। कहा जाता है ना, तुम लोगों ने गांव देहात में अगर सुना हो तो, बालक बानर एक स्वभाव, जहां जाए तहां करें उपाव, कि बच्चे और बंदर एक ही स्वभाव के होते हैं, जहां जाएंगे वहां कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करेंगे। जुगाड़ का मतलब है उधम। हाँ। यहां पे समझना, यहां पे क्या कहानी है। जैसे हमने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट डू देयर होमवर्क, ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि जैसे द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, देम है, स्टूडेंट थर्ड पर्सन है ना, तो इसका मतलब देम हो गया, ठीक। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही समझा रहा था कि अगर जैसे वन ऑफ देम लिखा हो, ठीक है, नन ऑफ देम लिखा हो, सम ऑफ देम लिखा हो, ईच ऑफ देम लिखा हो, ईदर ऑफ देम लिखा हो, नीदर ऑफ देम लिखा हो, मोस्ट ऑफ देम लिखा हो, हाफ ऑफ देम लिखा हो, तो हमें इससे कोई लेन देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इंडेफिनिट होता है। जैसे हमने वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया, तो वो जो वन स्टूडेंट है वो हमारे लिए डेफिनिट नहीं है, ठीक है। तो हम उसको सब्जेक्ट बना के अपने क्वेश्चन टैग में नहीं यूज कर सकते। डेफिनिट हमेशा क्या होता है? टोटल। जो टोटल होता है ना, जो ऑफ के बाद लिखा होता है, वो डेफिनिट होता है। तो हम हमेशा सब्जेक्ट उस टोटल के रेफरेंस में ही यूज करते हैं, पार्ट के रेफरेंस में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दैट इज इंडेफिनिट। इनडायरेक्टली बंदर बोल रहे हो गुरु जी कबीर के माध्यम से। हालांकि कबीर जी ने नहीं कहा ये मतलब कबीर जी का नहीं है कि बालक वानर एक स्वभाव। ये लोगों ने ऐसे गांव देहात में नहीं होते, कुछ लोकल कवि भी तो होते हैं। कबीर जी तो इंटरनेशनल कवि थे। कबीर जी रहे, रसखान रहे, सूरदास रहे, मीराबाई थी, ठीक है, या मतलब और भी इस तरीके के लोग, मुझे सारे याद आएंगे भी नहीं। और अपना जो ये लोग थे, ये इंटरनेशनल लेवल के कवि थे, ठीक है। कुछ अपने लोकल कवि होते हैं, लोकल नहीं होते कवि। घर परिवार में एक आधा कवि तो सबके घर में ही होता है, तुम में से भी एक आधा होगा जरूर, नहीं तुम में से कोई होगा, तुम्हारे घर में एक आधा जरूर कवि होगा जो शायरी लिख लेता होगा अनसन, ठीक है। तो ये कोई लोकल कवि रहे होंगे, उन्होंने ये बात कभी बना दी होगी, ठीक है। रामचरितमानस की तो तर्ज पे ही बना दी उन्होंने। रामचरितमानस में तो शायद मुझे नहीं लगता ऐसा लिखा है, बट पता नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, हो सकता है लिखा भी हो, ठीक है। तो रामचरितमानस की जो चौपाइयां है ना, उन्हीं की तर्ज पे किसी ने बना दिया, लोकल कवि ने ये कोई बना दिया कि बालक वानर एक स्वभाव, जहां जाए तहां करे उपाव, ठीक है। वो लोकल में प्रचलित भी हो गया। तो यही है। महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी तो तुम्हारा मुंह कहते थे, महात्मा गांधी नहीं कहते थे, लोकल कहावत है, हमारे गांव देहात में कही जाती है, ठीक है। चलो अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ईच ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ लिखते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्ट इंडेफिनिट होता है। हम इसको सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं बना सकते क्वेश्चन टैग में। सब्जेक्ट रेफरेंस हमेशा डेफिनिट होता है। तो डेफिनिट क्या होता है? स्टूडेंट्स। टोटल जो होता है ना ऑफ के बाद, वो होता है स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? देम। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो जो हमने लिखा ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डिडंट डू द होमवर्क, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डिड दे, ठीक है। स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया डिड दे, डिड दे। ठीक है। अब अगले में आ जाओ, वन शुड फील प्राउड ऑफ वंस पेरेंट्स। अब देखो एक चीज छोटे से ध्यान रखनी है तुम लोगों को, अगर गड़बड़ ना हो रही हो तो। इस वन में और उस वन में जमीन आसमान का डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है।
अगर ये डिफरेंस तुम्हें अपने आप समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, होना आना चाहिए अपने आप, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंस तुम्हें अपने आप समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये जो 1 हमने लिखा है बेटा, ये न्यूमरल होता है। जैसे हमने लिखा 1 ट्री, या हमने लिखा 1 ऑफ द ट्रीज, तो ये जो हमने 1 लिखा है और ये जो 1 लिखा है, ठीक है, ये एक न्यूमरल है। न्यूमरल तुम लोग जानते होगे, मैं डिटरमिनर में पढ़ा चुका हूं। न्यूमरल वो डिटरमिनर्स होते हैं जो नंबर को रेफर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 100, ये सब न्यूमरल्स हैं, नंबर को रेफर करने वाले डिटरमिनर्स हैं, ठीक है। तो ये जो 1 होता है ना, न्यूमरल होता है, ये यूनिट को रेफर करता है। 1 का मतलब होता है एक, 1 का मतलब होता है एक। हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं 1 ट्री, और ऐसे भी यूज कर सकते हैं 1 ऑफ द ट्रीज, मीनिंग एक ही होता है वहां भी यहां भी, ठीक है। तो एक तो हो गया 1 न्यूमरल जो कि नंबर को रेफर करता है, ठीक है। दूसरा जो 1 होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। 1 जो होता है बेटा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। जब 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई भी। 1 जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई भी। जैसे हमने लिखा 1 शुड फील प्राउड ऑफ वंस पेरेंट्स, तो इसका मतलब है चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, उसको अपने पेरेंट्स को लेकर प्राउड फील करना चाहिए। ये बहुत से बच्चे होते हैं ना, हालांकि मुझे नहीं लगता बहुत से होते होंगे, एक आधे कोई होता होगा कलयुगी टाइप का, नहीं तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स पे प्राउड ही फील करते हैं। उनके पेरेंट्स उनके लिए जो चाहे कर पाए, चाहे कम कर पाए या ज्यादा कर पाए, अमीर हो या गरीब हो, सरकारी स्कूल में पढ़ाया हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हो, एक अलग बात है। लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए जो भी करते हैं, यू शुड फील प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। आपको उसके लिए उन पर प्राउड फील करना चाहिए। जो भी वो कर पाते हैं आपके लिए, वो अपने हिसाब से अपनी हैसियत से बेहतर ही मुझे लगता है करते होंगे। तो ये वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हो, 1 शुड फील प्राउड ऑफ वंस पेरेंट्स, कि चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो, उसको अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब ध्यान क्या रखना है कि जब 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तब आपको सेंटेंस में इसी को यूज करना है। जैसे हमने लिखा 1 शुड फील प्राउड ऑफ वंस पेरेंट्स, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शुडंट 1, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा शुडंट 1। तो ये सेंटेंस पढ़कर तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा कि सेंटेंस में 1 का यूज एज ए न्यूमरल हुआ है, एक को रेफर करने के लिए इसका यूज एज ए न्यूमरल हुआ है, ठीक है, या इसका यूज एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ है। अगर इसका यूज आप एज ए डिटरमिनर हुआ है, एज ए न्यूमरल हुआ है 1, ये वाला मीनिंग कन्वे करने के लिए, तब तो हम जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट लिखेंगे वो 1 के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, उस नाउन के अकॉर्डिंग लिखेंगे जिसके लिए 1 का यूज किया गया। लेकिन अगर 1 इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा तो फिर हम सेंटेंस में इसी को लिखेंगे, ठीक है। यही बात मैं आपको 1-2 क्वेश्चन की मदद से और समझा देता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। देखिए, एक एग्जांपल, 1 बॉय वॉज प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। 1 should not tell lies to one's friends। चलो, अभी जो 2 स्टेटमेंट है ना, जरा इनका एक बार में ब्लैंक फिल कर दो, मतलब क्वेश्चन टैग बना दो इनके, बस ये है। देखो, एक्टिंग ना करा करो। जब न्यूमरल 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अब ऐसे तो जितनी गिनतियां हैं, मतलब मुझे लगता है ट्रिलियंस, ऑक्टा ट्रिलियंस, जितनी भी गिनतियां हैं, मैं सारी गिनती का एक करके बताऊं कि 1 बॉय लिखा हुआ है तो ये लिखो, 2 बॉयज लिखा हुआ तो ये लिखो, 3 बॉयज लिखा हुआ तो ये लिखो। ऐसे नहीं होता ना देवी जी, ऐसे मत करा करो, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बी मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योर बनो। अगर 1 न्यूमरल है तो उसके लिए जो एप्लीकेबल है वही जो 2 न्यूमरल होगा उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, वही जो 12 न्यूमरल होगा उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तुम लोग वास्तव में सोचते नहीं हो, मतलब पूछने से पहले सोचते नहीं हो कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं, ठीक है। सोचने से एक बात याद है, देखो तुम्हें समझाता हूं। ये चलो आज टाइम नहीं है ज्यादा, फिर कभी दोबारा समझाऊंगा। अब देखो यहां पे समझना, हमने लिखा 1 बॉय वॉज प्लेइंग इन द पार्क, तो ये जो 1 है ना, ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल है, नंबर को रेफर कर रहा है। न्यूमरल 1 होता है, एक को रेफर करता है, ठीक है। तो ये न्यूमरल है, तो जो हम वहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे ना, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, डिटरमिनर है। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट कौन है? बॉय, तो हम बॉय के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे हमने लिखा 1 बॉय वॉज प्लेइंग इन द पार्क, तो इसका क्वेश्चन टैग बन गया वाज़न्ट ही,
बॉय के अकॉर्डिंग ही आ गया, ठीक है। लेकिन ये वाला वन देखो, ये न्यूमरल नहीं है, ये वन किसी एक सिंगल पर्सन को या सिंगल थिंग को रेफर नहीं कर रहा है, ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई भी, चाहे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी जेंडर का हो, चाहे मतलब कोई भी का मतलब फिर कोई भी हो गया, ठीक है। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग आएगा, वन शुड नॉट टेल लाइज टू वंस फ्रेंड्स, शुड वन, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात तुम्हें अगली बार ध्यान रह जाएगी। अगर ध्यान रह जाएगी तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं तुम लोगों से। जब इतने मन से बच्चे आंसर बताते हैं तो मन करता है पूछते जाओ पूछते जाओ। सी क्वेश्चन देखो, दिस इज नॉट माई कार, ठीक है। दूसरा, दिस मैन इज नॉट माई नेबर, चलो बेटा इनके भी क्वेश्चन टैग लिखना एक बार जल्दी से। दिस इज नॉट माई कार एंड दिस मैन इज नॉट माई नेबर। क्वेश्चन टैग विल कंटिन्यू टुमारो। अरे इंतजार तो कर लो, पता तो चले खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अभी मुझे कौन सा पता खत्म हो गया। बच्चे पूछते बहुत हैं, सर आज कुछ नया सीखने को मिला, आज ही मिला, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, एग्जाम पे पढ़ाते हुए मुझे कितने महीने हो गए, 2 महीने से तो ज्यादा हो ही गए, ठीक है। तुम्हें आज ही नया सीखने को मिला। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा दिस इज नॉट माई कार, तो यहां पे जो दिस है ना, ये ध्यान से देखो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, ये जो दिस है ना ये डिटर्मिनर है, मैन नाउन के लिए जो है, मैन यहां पे नाउन है और दिस उसका डिटर्मिनर है, ठीक है। तो जब दिस सब्जेक्ट है तो दिस के अकॉर्डिंग लिख दो इट। ध्यान रखना अगर आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो दिस या दैट, तो अगर दिस या दैट आपके सब्जेक्ट हो तो आप क्वेश्चन टैग में लिखें इट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पे दिस सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट माई कार, तो इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा इज इट। दिस क्या हो गया, इट हो गया। लेकिन अगर दिस डिटर्मिनर हो, जैसे यहां पे दिस सब्जेक्ट था तो इसके लिए तो हमने इट यूज कर लिया, अगर दिस हमारा डिटर्मिनर हो तब क्या करोगे। अब जैसे यहां पे देखो दिस डिटर्मिनर है, मैन नाउन है, ठीक है, मैन सब्जेक्ट है, तो अब हम दिस के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, अब हम मैन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस मैन इज नॉट माई नेबर, इज ही। तो बस ये कहानी आपको ध्यान रखनी, अगर दिस और दैट आपके सब्जेक्ट हैं तो आप इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन टैग यूज कीजिए इट, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। सब कुछ बच्चे तो ऐसे मतलब गर्म तवे पे बैठे हुए हैं, वो एक ही बार चाहते हैं सब कुछ पढ़ा दें। मेरी कोशिश है एक बार में हम हर एक चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लें, बाकी बैच चलता रहेगा, लंबा बैच है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे गर्म तवे पे बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल चैन नहीं है, बहुत जल्दबाजी में एकदम से उनसे मतलब 1 सेकेंड का मतलब उनको 1 सेकेंड उनको कई हफ्तों के बराबर लगता है, इतना परेशान है। ऐसे नहीं होता, एक पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से ही चीजें चलेंगी। ये नहीं होता कि तुम गर्म तवे पे बैठे हो चिल्लाने लगोगे तो तुम्हारे साथ सारे चिल्लाने लगेंगे देख के, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हाँ जलने लगते हैं, जलने दो ससुर, क्या करोगे, ठीक है। अब देखो तो ये यहां तक हो गई कहानी, समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगर दिस और दैट आपके स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है तब तो आप क्वेश्चन टैग में इट का यूज कर लीजिए, लेकिन अगर दिस और दैट आपके सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये डिटर्मिनर किसी नाउन के साथ लिखे गए तो उस नाउन के अकॉर्डिंग में प्रोनाउन यूज कीजिए स्टेटमेंट में, क्वेश्चन टैग में, ठीक है। चलो ये छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपको इनके क्वेश्चन टैग। चलो 2 के और बता दो, उसके बाद में बात खत्म करें। चल ये 2 स्टेटमेंट जो लिखे ना बच्चे, इनके क्वेश्चन टैग और बता दो, ए और बी। आज का सेशन ओवर करें, टाइम भी हो गया।
आंसर बता दो जल्दी से। देखो, जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फाउंडेशन बैच बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए, मैं उन्हें बता देता हूं भाई, परेशान ना हो। जो एग्जामपुर के हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, वो हेल्प कर पाएंगे। वो टेक्निकल चीजें हैं, उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। या फिर पूछना है तो फिर कल पूछना, कल मैं कुछ तैयारी करके आऊंगा, तब बताऊंगा कि उस कोर्स को आप कैसे ऐप पे ढूंढ सकते हो। ठीक है। अब देखो, ही हैज बीन विद अस सिंस द सेशन बिगन। अब देखो, ये बीन है मेन वर्ब, हैज है हेल्पिंग वर्ब। यहां पर ये जो हैज है ये मेन वर्ब है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब वहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मेन वर्ब है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब को हम क्वेश्चन टैग में यूज कर लेंगे। ठीक है, हैजंट ही, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो गया, हैजंट ही हैज बीन विद अस सिंस द सेशन बिगन। तो ही हैज बीन में बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने क्वेश्चन टैग में लिख दिया। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया, हैजंट ही। लेकिन इसमें ना हैज वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, हैज वर्ब कौन से टेंस की वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग और डू और डज होती हैं। ठीक है, तो हम यहां पर हैज नहीं लिख सकते, हमें डू एंड डज लिखना पड़ेगा। ही के अकॉर्डिंग डज आ जाएगा, ही हैज मोर स्टेशनरी देन रिक्वायर्ड, डजंट ही, तो यहां पे आ जाएगा डजंट ही। तो ये एक छोटी सी बात समझ लेना कि हैज यहां भी है, हैज यहां भी है। ये वाला हैज क्वेश्चन टैग में आ गया, ये वाला हैज क्वेश्चन टैग में नहीं आया, तो उसके पीछे डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। ये वाला हैज हेल्पिंग वर्ब था तो क्वेश्चन टैग में यूज हो गया, ये वाला हैज मेन वर्ब है तो क्वेश्चन टैग में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास बच्चों बस बहुत टाइम हो गया, अब यहीं पे रोकते हैं और बाकी फिर आप लोगों को मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बचे रह गए तो मुझे लगता है वो फिर मैं कल कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल मैं बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट।